नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th में हिंदी की जो बुक है आपकी वसंत भाग 2, उसमें दूसरा चैप्टर दादी माँ। इस कहानी को पढ़ेंगे और देखते हैं कि जो कविवर महोदय हैं, जो लेखक महोदय हैं, उन्होंने क्या लिखा है और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा देने की बात की है और ये जो है परीक्षा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण होगा। वैसे तो सभी आपके पाठ महत्वपूर्ण ही हैं, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि इसमें हमारी क्या शिक्षा मिलती है और कितना महत्वपूर्ण है ये चैप्टर। पढ़ के पता करते हैं। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको केवीएस के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये वीडियो एक बार देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 दादी माँ। समय को जो है ना ज्यादा खींचते हुए चलते हैं। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा, अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों की समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती। जो लेखक जी हैं वो कह रहे हैं कि पता नहीं ऐसा क्या है कि जरा से अगर कठिनाई पड़ जाती है, और मेरा इतना जो समय बीत गया है, 20 बरस हो गए हैं, मैंने गर्मी बरसात देखी, बसंत भी देखे, हमने कई चीजें देखी, लेकिन उसके बाद भी मेरा मन ये सब कुछ देखने के बाद कभी कभी अनमना सा हो जाता है। और कह रहे हैं कि मेरे शुभचिंतक जो मित्र है ना, वो मुझे प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए ये बात बता देते हैं कि भैया छुट्टियां आने वाली हैं, और पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाते हैं कि ये जो है अगर मौसम चेंज होता है या किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता आ जाती है जो जीवन के अनुकूल ना हो उसको प्रतिकूल बोलते हैं, तो मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो मैं खिन्न नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अब क्या करूं, सोचने से होता क्या है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी आंखों के सामने जो शरद की शीत किरणें होती है ना, ठंडी ठंडे मौसम जैसे आजकल का है, उस समय उस स्वच्छ मौसम में किसी की एक धुंधली छाया जो है मेरे आंखों के सामने नाच उठती है, मतलब आ जाती है। अब आगे पढ़ते हैं। क्या मुझे लगता है कि कुंवर के दिन आ गए हैं। कुंवर मतलब होता है सितंबर अक्टूबर के बीच का महीना। कुंवर के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी हिलोरे ले रहा है। हिलोरे लेना मतलब पानी चारों तरफ भरा होता है, तो वो जो है हिलोरे लेता है, मतलब घटता बढ़ता जैसा प्रतीत होता है, हिलोरे लेता है। तो दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेराऊ और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार के बरसाते घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़क पर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं, और रास्ते में कीचड़ सूख गया है, और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाक से कूद रहे हैं। कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि अब कुंवर के दिन आ गए हैं। कुंवर के दिन मतलब हल्का गर्मी भी रहती है और हल्की ठंडक भी हो जाती है। कह रहे हैं कि मेरे चारों गांव के चारों तरफ क्या हुआ है, पानी जो है हिलोरे ले रहा है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। और कह रहे हैं दूर के सिवान से बहकर, दूर से कहीं से जो है मोथा और साई की जो अधगली घासें होती है ना, जैसे आप ऐसे समझिए जैसे गांव में लोग किसान जो है खेत में काम करते हैं और नई फसल के लिए खेत को जुतवा देते हैं, और उसमें से जो घासें होती हैं उनको जो है खेत के बाहर फेंक देते हैं। तो जब काफी ज्यादा पानी आता है तो वो घासें जो है बहाकर अपने साथ ले जाता है। तो उसी की बात कर रही हैं कि मोथा और जो है साई की अधजली जो है घासें हैं, अधगली घासें हैं, और क्या होता है घेराऊ और वन प्याज की जड़ें भी बरसाती पानी से इधर उधर आ गई। तो ऐसा लग रहा है कि पानी में पड़े हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जब धूप होती है, धूप से पानी गर्म होता है तो ये उबलती हैं जैसे। तो जब उबलती हैं तो एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती हैं। तो उसी तरीके से और कविवर महोदय ने बताया है कि कीचड़ सूख गया है रास्तों का, और जो गांव में किनारों में जो पानी काफी दिन तक भरा रहता है उसमें झाग बनने लगता है। तो झाग भरे जलाशयों में
जो है धमाक से लड़के जो है कूद रहे हैं। अब अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं, ये भी बात सही है। आषाढ़ जिसमें बहुत ज्यादा बारिश होती है, आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले तो चिंता नहीं। कह रहे हैं कि अगर आषाढ़ महीने की बात करें तो उसमें आम और जामुन ना मिले तो चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले। अगहन क्या होता है? अगहन होता है ये दिसंबर और जनवरी, आजकल के ही दिन। ठीक है, अगहन में चिवड़ा और गुड़, चिवड़ा और गुड़ मतलब वो होता है गुड़ की पट्टी नहीं होती वही, तो दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई और गुड़। चैत क्या होता है? चैत होता है गेहूं के कटने का समय। जो गेहूं की फसल होती है वो हमारे चैत में काटी जाती है। कह चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले तो अफसोस नहीं, गुड़ की पट्टी उसी समय बनाई जाती है अक्सर। पर कुंवर के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। कह रहे हैं कि लेकिन कुंवर के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर भुड़क रहा था, एक बचपना जग जाता है। तो वही जो लेखक महोदय बता रहे हैं कि अगर ऐसा ना हो तो बड़ा बुरा लगता है। मैं भीतर भुड़क रहा था मतलब अंदर ही अंदर उड़ना बोलते हैं। एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। पहले ऐसा होता है जब गाँव में पानी भर जाता है तो बच्चे क्या होते हैं उसमें कूदते रहते हैं, नहाते रहते हैं। तो कहते हैं 2 एक दिन कूद सका था फिर बीमार हो गया नहा धोकर। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, ये तो खैर अजीब बात है मेरे लिए। खैर हल्की बीमारी मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन। नींबू और साबुन का मतलब है नींबू मतलब नींबू और साबुन साबुन है ना। ठीक है, कह रहे कि अगर थोड़ा थोड़ा सा बुखार भी है और सर में थोड़ा दर्द है और खाने के लिए दिन भर का नींबू और साबुन है, लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। तो कह रहे कि लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं था। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। कह रहे इस बार ऐसा बुखार हुआ कि जब चढ़ा तो चढ़ता गया और रजाई पर रजाई उड़ाई गई, लेकिन जब उतरा तो उस समय उतरा कि रात के 12 बजे थे, उसके बाद ही उतरा। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी। कह रहे कि दिन में जो है मैं चादर लपेट के जो है सो रहा था, लेकिन जब वो दिन में आई तो जो है शायद नहा कर आई थी उसी झाग वाले जल से। उनको पता हो गया कि शायद उसी झाग वाले जल से ही ये नहा कर आई हैं। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारी हीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर संघा टपके हुए जल की शीतलता। कह रहे हैं कि मैंने जब जो है दादी माँ को देखा तो उस समय वो दुबले पतले शरीर पर जो है उनके जो एक सफेद किनारी हीन धोती थी वो, और उनके बाल बिल्कुल सफेद थे, और जो सफेद बाल जो थे और धुल के आई थी तो उनके जो है बालों से जो है पानी टपक रहा था, बहुत ही शीतल। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोलकर किसी आदत से शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सिर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। कह रहे हैं कि उस समय की बात है जब दादी आई, उन्होंने मेरा सर छुआ, पेट छुआ, फिर उनकी धोती में आंचल की जो है गांठ में कुछ था तो उन्होंने कहा कि आदत से शक्तिधारी की चबूतरे की जो है मिट्टी मुंह में डाल दी। ऐसा गांव में अक्सर होता है, तो मिट्टी मुंह में डाली और माथे पर लगाई, जिसको भभूत बोलते हैं। तो उन्होंने लगाई और फिर जो है कह रहे हैं कि दिन रात जो है वो चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती थी, कभी जलते हुए हाथ पैरों को सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर वो जो है ज्वर का मतलब फीवर का अनुमान करती थी। तो ये सारी चीजें घर पे सभी लोग करते हैं। दादी को कुछ ज्यादा ही स्नेह होता है तो उनकी बात थोड़ी सी अलग हो जाती है स्नेह के मामले में। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें वो वहां भी जो है बैठे थी, लेकिन ये सारी चीजें उनको याद थी कि क्या क्या करना है। ठीक है,
और वो कह रहे खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं गया। आधे लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। देखिए ये अनायास ही होता है कि जो दादी दादा का प्यार होता है वो थोड़ा इस तरीके का होता है। चिंताएं ज्यादा होती हैं, अगर कोई बीमार हो जाता है तो सबसे ज्यादा। तो ये सारी चीजें वो पूछा करती घर वालों से कि आपने पीपल की छाल से छौंका किया कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल मिल गई है कि नहीं, कोई बीमार के घर आया तो एकदम से तो नहीं चला गया। ये सारी चीजें पूछती थी। दादी माँ को गंवाई गांव की 50 किस्मों की दवा के नाम याद थे। गांव में जो बूढ़े लोग होते हैं उनको गांव की दवा के 50 किस्में के नाम याद रहते हैं। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती, वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। कह रहे कि जैसे भी अगर मान लीजिए गांव पे कहीं निकली तो सबके हाथ पैर छूती थी, माथा वगैरह छूती थी। और फिर वो कहती थी भूत से लेकर, मतलब कि भूत बाधा जो होती वहां से लेकर मलेरिया और निमोनिया तक का अनुमान लगाती और उनको विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, आगे देखते हैं क्या लिखा है, सफाई करके उनसे सीख लें। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म होता हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो जैसे पागल हो जाती। कह रहे कि उन दिनों फिर क्या था कि जो महामारी और विसूचिका के दिन जो थे उस समय वो रोज सवेरे नहा धो करके अपना जो है काम करती थी और भिन्न भिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम थे उनसे, जैसे कि लौंग और गुड़ का मिश्रित जलधार दे देती थी, गूगल और धूप सुलगा देती थी। ठीक है। और कह रहे थे सफाई की कोई उनसे सीख ले, मतलब ये बहुत ही ज्यादा साफ सफाई रखती थी। दवा में देरी हो जाती या फिर मिश्री या शहद खत्म हो जाता या चादर के गिलाफ नहीं बदले जाते तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती थी, मतलब जैसे पागल हो जाती थी। उनका कहने का मतलब ये है। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मैं महाराज और मन से पकाकर खिचड़ी या साबू। कह रहे कि अब वो बात कहाँ है। अब अगर बुखार तो है वो तो आएगा ही, बुखार आता है अभी, लेकिन अब वो चीजें नहीं है। नौकर है पानी दे जाता है अपना, और मेस महाराज जो है वो अपने मन से खिचड़ी पकाकर साबूदाने की दे जाते हैं। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भी भाग जाता है। ठीक है। तो एक कुनैन मिक्सचर की शीशी है, उसकी जो कड़वाहट है उसके डर से जो है बुखार भाग जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। कहे कि पहले बात अलग थी कि अगर थोड़ा सा बुखार सर दर्द है तो ठीक था, अच्छा लगता था, लेकिन अब ऐसे बुखार को बुलाने का मन नहीं करता। ये आप देखिए दादी जी हैं। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। कह रहे हैं कि इनके कोई भाई हैं किशन, उनकी शादी फिक्स हो गई है। तो दादी माँ सबसे ज्यादा उत्साहित और आनंदित हैं, दिन भर गायब रहती हैं। कह रहे हैं दिन भर कहीं इधर उधर रहती हैं। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसिनें आती हैं, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती हैं, बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। कह रहे हैं कि पड़ोसिनें आती हैं और बहुत बुलाने पर दादी माँ आती हैं। वो कहती हैं कि आपको बुलाओ तो बहुत दिनों बाद आ पाती हैं। जैसे गांव में ही है कि जो बूढ़ा आदमी है तो लोग बुलाते हैं कि दादी माँ हमारे भी कभी घर चले आना इधर। तो उन्होंने कहा कि बहन बुरा ना मानो, कार परोजन का घर ठहरा, मतलब कि घर पे कारज है, शादी होने वाली है। अब एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं है। जानने को यो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी, हाँ, पर काम में किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। कह रहे कि लोगों को पता था कि दादी माँ वैसे भी कुछ नहीं करती हैं, लेकिन अगर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति हो तो फिर जो है काफी ज्यादा विलंब का कारण बन जाती थी।
इन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। कह रहे कि बात इन्हीं दिनों की है। एक दिन मैं जब दोपहर को घर लौट रहा था तो देखा कि बाहर जो है दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। तो देखा कि पास के कोने में जो है रामी चाची हैं, वो खड़ी हैं। सो ना होगा धन्नो, उन्होंने कहा कि सो ना होगा धन्नो, रुपए में सूद के आज दे देती। कह रहे कि अगर उन्होंने शायद पैसे वैसे लिए होंगे तो उसी की बात कह रहे हैं। कह रहे कि रुपए में आज जो है सूद के हैं वो दे देती, लेकिन आज आंख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी ना दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। तो बात यह है कि शायद कोई गांव की महिला है जिसमें रामी की चाची का नाम लिया है, तो उसने कभी पैसे मांगे हो गए दादी से। अब दादी जी जो है तगादा करने गई थी। तगादा का मतलब होता है मांगने पैसे। तो उसके पास नहीं होंगे, उसने बहाना बनाया होगा। तो कह रहे कि तेरी आंखों में शर्म तो है नहीं, मांगने के समय आई थी, पैरों पर नाक रगड़ रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, और किसी ने एक पाई नहीं दी थी। अब जो है जब हम आए हैं तो कह रहे हैं कि कल दूंगी, अगले फसल पे दूंगी, अगले फसल कटने पे दूंगी। तो क्या तेरी खातिर क्या कोई दूसरी फसल कटेगी क्या। इस तरीके से दादी जो है उसको फटकार लगा रही थी। बोली, दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई। आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। उसने बोला। जो रामी की चाची थी वो रो रही थी, बोल रही थी, दोनों हाथ से आंचल को पकड़े हुए, दादी के पैरों की तरफ झुकी हुई थी। कह रही कि बिटिया की शादी है, शायद उसकी लड़की की शादी रही होगी, और कह रहे हैं कि आप दया नहीं करेंगी तो उस बेचारे का निपटारा कैसे होगा, उसकी शादी कैसे होगी, निस्तार कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गए। दादी माँ उसको दुत्कारते हुए बोली, हट हट, मैं अभी नहा के आ रही हूँ। और वो पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गर्ज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। तो लेखक महोदय हैं, उन्होंने कहा कि दादी जाने दो। और ये उनको ठीक नहीं लग रहा था, मन में थोड़ा सा गुरेज पैदा कर रहा था, इसलिए उन्होंने कहा कि बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। दादी ने लेखक महोदय को हड़का लिया। फिर मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम सा भूल सा गया। कह रहे कि मैं उनके कहने पे जो है चला तो गया आंगन की तरफ, और इस बीच कई दिन बीत गए और मैं इस बात को भूल गया था। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची। तो उसने विवहाल होकर कहा, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी, 10 5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा, देवता। बात यह है कि जब कई दिनों के बाद में लेखक महोदय आ रहे थे रास्ते में, तो उनको रास्ते में रामी चाची मिल गई। तो वह दादी को आशीर्वाद दे रही थी कि दूधो नहाओ पूतो फलो। गांव में ये आशीर्वाद जो है ज्यादा चलता है, अगर किसी को भी देना हो तो यही आशीर्वाद देते हैं। तो कहते हैं कि दूधो नहाओ पूतो फलो, ठीक है। उसके बाद में फिर लेखक महोदय ने अनायास ही पूछ लिया उनसे कि क्या बात है धन्नो चाची। तो धन्नो चाची बहुत ही विवहाल होकर, मतलब बहुत ही आत्मीयता से और बहुत ही खुश होकर जो है उन्होंने कहा कि उरिन हो गई बेटा, मतलब कि सारा काम निपट गया हमारा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। तो जो है दादी अम्मा को वो जो है मालकिन कहती थी। कह रहे कि कल ही आई थी हमारे पास, आज मिले मतलब कल आई थी। और उन्होंने बताया कि जो पिछला रुपया था जो उन्होंने दिया था, उन्होंने सब छोड़ दिया, और उसके बाद भी उन्होंने 10 रुपये की देकर बोली कि देखो धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी, और 10 5 रुपए के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा, देवता। कह रहे कि लड़का बहुत अच्छा है, अगर कोई भी जो है बात हो पैसे से संबंधित तो बताना। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, लेखक महोदय ने पूछा कि उस रोज तो बहुत डांट रही थी।
वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटते भी तो ना, तो लाभ क्या। कह रहे हैं कि वह ऐसा होता है कि बड़े लोग जब अगर रुपया देते हैं तो डांटे भी ना, तो क्या लाभ। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया, और जो है लेखक महोदय हंसने लगे और इस बात को सुनकर वो सोच सोच कर वो आगे बढ़ते रहे। किशन के विवाह के दिनों की बात है। उनके भाई का विवाह शायद रहा होगा जिनकी बात चल रही थी। विवाह के 4-5 रोज पहले, रोज मतलब होता है दिन, 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दलान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतें ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। कह रहे कि किशन के विवाह के दिनों की बात है, और 4-5 रोज पहले क्या होता है, गांव में प्रोग्राम शुरू हो जाता है। आज भी जो है प्रोग्राम शुरू होता है, हल्दी मेहंदी वगैरह। वैसे ही जो है 4-5 रोज पहले जो है प्रोग्राम शुरू हो जाता है। तो कहते हैं विवाह में रात में अभिनय भी होता है, मतलब लोग जो स्त्रियां होती हैं वो जो है रोल प्ले करती हैं, और एक ही कथा हुआ करती है। उसमें विवाह से लेकर के संतान उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं, और इन सब में क्या होता है, औरतें ही जो है सारा कुछ रोल प्ले करती हैं। तो मैं बीमार था, बारात में नहीं जा सका था, और मेरा राघव भाई जो मेरा भाई है वो दलान में सो रहा है। दलान मतलब होता है दहलीज, घर के जो कच्चा घर होता है, कच्चे घर में जो है आगे बड़ा था, जिसको आजकल मॉडर्न लैंग्वेज में बरामदा बोलते हैं, तो उसमें दलान होती थी। दलान में सो रहा था। तो ये सारी चीजें देखी तो औरतों ने आपत्ति की। तो दादी माँ बिगड़ गई एकदम से, कहने लगे लड़का है, लड़के से क्या पर्दा है, ब्रह्मा का मन और लड़के का मन एक जैसा होता है। फिर आगे देखते हैं। मुझे भी पास की एक चरपाई पर चादर ओढ़कर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। तो दादी माँ ने जो है लेखक महोदय को भी सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी, सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और बंडा फोड़ हो गया। कह रहे हैं कि जो है चुपचाप चादर ओढ़े सो तो रहे थे, लेकिन वो भी सोच रहे थे कि जोर से ना हंसू, धीरे धीरे हंसू, नहीं तो भेद खुल जाएगा तो बाहर निकाल दिया जाऊंगा। और हुआ भी ऐसा। उनकी भाभी जी ने कुछ होगा तो उनसे हंसी नहीं रुकी। तो क्या हुआ कि भंडा फोड़ हो गया, उनका भेद खुल गया। भंडा फोड़ का मतलब होता है भेद खुलना, ठीक है। देवू की माँ ने चादर खींच दी। अब देवू कोई है, तो उनकी माँ भी जो है प्रोग्राम में शामिल थी, तो उन्होंने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। तो हुआ क्या कि जब लेखक महोदय जो है हंस दिए, तो देवू की माँ ने चादर खींच ली। तो दादी से कहने लगे, कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है। कह रहे हैं कि बेचारा रोता है, शायद दूध पिला दूं। तो उन्होंने जो है मजाक किया और हाथापाई शुरू कर दी। तो दादी माँ बिगड़ गई एकदम से कि लड़के से क्यों लगती हो भाई। सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं तो अभयदान मिल जाता है। कह रहे हैं कि अगली सुबह की बात है। देवी की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी, उन्होंने बताया, मतलब ऐसे ही कि ये कल वाला बच्चा है। तो वो बहुत जोर से भाग गए और दादी के पास खड़े हो गए। तो ऐसा होता है बचपन में भी, जैसे घर में बच्चों को मार पड़ती है, अगर दादी हैं तो दादी जो है छिपा लेती हैं, बचा लेती हैं। उसी तरीके से कह रहे हैं कि अभयदान मिल जाता है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को भूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। कहे कि स्नेह और ममता की मूर्ति है दादी, और एक एक बात को वो अच्छे से जानती हैं। कह रही परिस्थितियों का वात्या चक्र है, और जीवन के सूखे पत्ते कैसा कैसा नचाता है, इसे दादी खूब अच्छे से जानती। क्योंकि दादी ऐसे ही दादी नहीं बनती हैं, उनको बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाता है इन सब चीजों का, तभी वो दादी बनती है। तो उनको हर चीज का जो है ज्ञान था। उसके बाद में दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। धोखे की टट्टी का मतलब होता है कि जो है कुछ भी अनायास हो जाना, तो उसको बोलते हैं धोखे की टट्टी, ठीक है।
जिसका कोई भरोसा नहीं कि कब हो जाए। ठीक है, तो ये होता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। क्या है कि दादा की मृत्यु जब हो गई तो हमारे दोस्त काफी ज्यादा बढ़ने लगे, और दोस्त बढ़े भी ऐसे कि जिनके मुंह के सामने हमारी प्रशंसा और पीठ पीछे बुराई, जिसको कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। तो वो स्थिति क्या थी? वो स्थिति बहुत दयनीय थी और वो स्थिति डामाडोल करने वाली थी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। कह रहे हैं कि दादाजी की मृत्यु के बाद में जो मृत्यु भोज होता है या और भी कोई सारी चीजें होती हैं श्राद्ध में, तो दादी माँ के मना करने पर भी जो है पिताजी ने जो है वो बहुत सारी संपत्ति व्यय कर दी। तो कह रहे हैं कि वह घर की तो थी नहीं। कह रहे हैं ऐसा लगता है कि वो घर की नहीं थी। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। यानी कि समय बहुत ज्यादा वैसा था, जाड़े वाला। और माह में अब तो खैर ज्यादा जाड़ा नहीं होता पहले की तरह, लेकिन एक समय होता है कि जब जो है बहुत ज्यादा माह में जो है जाड़ा पड़ा करता था, कड़ाके का जाड़ा था, और उसके साथ में अगर पछुआ पवन चले तो फिर बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो उसकी जो हवा होती है वो ऐसी प्रतीत होती है कि जैसे शरीर के भीतर घुसकर हड्डियों तक जो है वो सन्नाटा कर देती है, बहुत ही ज्यादा जो है हवा घुसती है। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उन्हें स्नेह के तार आंखों से मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ से मैंने धीरे में, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बताओगी ना? मैंने उनके स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। लेखक महोदय ने देखा कि दादी जो है इस तरीके से बैठी हुई है, नहाए हुए इस जाड़े में भी उन्होंने जो है केवल गीली धोती पहनी हुई है और संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। कहने कि उन्हें पहले कभी हमने उस तरीके से नहीं देखा था। उनकी आंखों में जो आंसू थे वो हमसे बर्दाश्त नहीं हुए। तो मैं उनके पास जाकर के बैठ गया, और जब उन्होंने आंखें खोला तो मैंने उनसे पूछा कि दादी माँ, क्या बात है, क्या आप बताओगे? एक बात पूछो। तो उन्होंने जो है स्नेहपूर्ण आंखों से उनकी ओर देखा। ये आप देख सकते हैं। क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल, धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। शायद लेखक महोदय ने उस समय खाना नहीं खाया था, तो दादी मुस्कुरा के बोले, तूने तो अभी खाना भी नहीं खाया। तो मैंने कहा कि धोती बदल लो दादी माँ, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। दादी माँ ने जवाब दिया कि मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती। वो मुझे खींचती हुई रसोई में ले गई, और वो उनका हाथ पकड़कर खींचकर रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले। रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। कहने लगे, दोनों लोग बात कर रहे थे चारपाई पर बैठकर, किशन भैया और उनके पिताजी, और सोच रहे थे। तो एक ने दूसरे से कहा कि दूसरा चारा थोड़े है। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं है। तो इन्होंने जिनको कर्ज दिया था, तो कर्ज में अक्सर लोग रुपया ले लेते हैं और देना भूल जाते हैं, तो वही कह रहे हैं पिछले अभी बाकी हैं, और उन दोनों का जो है मन भर आया होगा। वो रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उसका माथा सहलाते हुए कहा। दादी माँ ने कहा, क्यों रोता है? मैं तो अभी हूँ ही। कह रहे हैं कि मैं तो हूँ। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। कह रहे हैं कि ये जो कंगन है तुम्हारे दादा ने इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भराया, मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। कह रहे हैं कि ये कंगन जो तुम देख रहे हो, ये हमारे लिए लाए थे तुम्हारे दादा, लेकिन आज तक मैंने नहीं पहना इसको। इसी दिन के लिए रखा था मैंने। उनका गला गला भराया। यह उनके वंश की निशानी है। कह रहे ये जो है निशानी है उनके वंश की है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा।
कह रहे कि पुराने लोग हैं, वो सब सोच लेते थे आगे और पीछे क्या होगा। सचमुच मुझे दादी की साफ भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ाया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ पर उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखे फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? इतना सारा सोचकर जो है लेखक महोदय और बैठे हैं, और वो जो है ये सब चीजें पढ़ रहे थे। और एक दिन उन्होंने देखा कि दिन तो काफी चढ़ाया था, लेकिन पास जहाँ लेखक महोदय रह रहे थे उनके घर के पास एक खजूर का पेड़ था, और उस खजूर पर एक कौवा आकर के बैठा था काली पंखे फैलाकर उनकी खिड़की के पास। और जो है लेखक महोदय के हाथ में जो कंगन, वो किशन उनके भाई का जो पत्र था वो पढ़ रहे थे, वो कांप रहे थे। और कह रहे अब सारी चीजें जो है धूमिल हो रही थी। वो चाहे चींटियों से कतारें, जैसे चींटियां चली जाती हैं लाइन बनाकर तो गायब हो जाती है, उसी तरीके से आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता था कि क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? ये एक थोड़ा भावपूर्ण कहानी थी, शिव प्रसाद सिंह जी ने लिखी है। ये दादी की वत्सलता की कहानी, और जो है लोगों की दूरदृष्टि की ये जो कहानी है। जो पुराने लोग थे वो अनायास ही सब कुछ समझ लेते थे और परिस्थितियों का अंदाजा लगाए रहते थे। तो काफी अच्छी कहानी थी। थोड़ा सा आप इसको पढ़िएगा, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। कहानी अच्छी है, और देखते हैं इसमें और कुछ क्या पढ़ने वाला है। ये प्रश्न अभ्यास है, जिसमें से मान लीजिए कि पैसेज दे देंगे तो क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। ठीक है। और कुंवार, आषाढ़ और माघ के दिन में कैसा मौसम होता है, ये चीज आप थोड़ा समझ लीजिए। वैसे मैंने बताने की पूरी कोशिश की है। कोई अगर आपको डाउट होता है तो फिर आप पूछ लीजिएगा। और इसमें नीचे ये जरा सी कठिनाई पड़ते ही आसमान सा हो जाता है सन से सफेद। ठीक है, इन पंक्तियों पे जरा ध्यान दीजिएगा कि लेखक ने कहना क्या चाहा है। तो इस तरीके से चैप्टर हमारा दूसरा समाप्त होता है। ठीक है, और फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं नए अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद।